हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। जान लीजिए दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे बहुत शक्तिशाली नहीं थे। पूरा मुगलिया सल्तनत लड़खड़ाता रहा, बिखरता रहा। बहुत ज़्यादा नहीं, उत्तर मुगलकालीन जो सल्तनत को हम लोग देखेंगे वो बहुत जल्द ही 5-7 मिनट में हम कवर कर देंगे। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन और उनसे संबंधित और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए, बहुत ज़्यादा समय न गवाते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये ध्यान रखने वाली बात। उत्तर मुगल काल में देखा जाए तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन थे? जब मुगलों की स्थिति लगभग दयनीय हो चली थी, अवध स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सआदत खान ने की थी। हैदराबाद का चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां, रुहेलखंड का वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां और मुर्शीद कुली खां बंगाल, कर्नाटक का सदातुल्ला खां और भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखिएगा, बस इतना याद रखना कि 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, नादिर शाह, उस समय भारत का बादशाह कौन था? चलिए कमेंट में बताइए। और 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भारत का बादशाह कौन था? ये आप बताइए। ये दो चीजें आपको बतानी है कि क्या क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें बताइए कि इस समय कौन था? 1739 और 1761 हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। जल्दी बताइए। आप लोग देखिए कमेंट नहीं करते हैं। इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, मैं आगे इनका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक, आगे आते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। और सआदत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीर था। ठीक है, ठीक। आइए, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? शाहे बेखबर के नाम से। अगला, जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुंवारी नामक वेश्या के कारण प्रसिद्ध था। और मुगल काल में सैयद बंधु अली खां अब्दुल्ला खां को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ दे कि मुगल काल में किंग मेकर कौन था, तो किंग मेकर कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, सैयद बंधु यानी अली खां और अब्दुल्ला खां। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है और फर्रुखसियर को मुगल शासन का घृणित कायर कहा जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कहा जाता है भाई? ये लड़कियों, औरतों के प्रति, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण ये क्या किया? इसे रंगीला की उपाधि दी गई। हालांकि मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना करी थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु यानी कि जो अली बंधु थे, दोनों जो किंग मेकर थे, उनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद में चिनकिलिज खान निजाम उल मुल्क की उपाधि से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। ये पूछा गया क्वेश्चन है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने की। देखिए आगे, अभी जो मैंने प्रश्न पूछा कि ईरान फारस का आक्रमणकारी जो था नादिर शाह 1739 में, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये जब भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और पानीपत के युद्ध के समय कौन था? तो पानीपत के युद्ध के समय कौन था भाई? बताइए, शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। नादिर शाह भारत से 70 करोड़ रुपए और शाहजहां द्वारा बनवाए गए तख्ते ताऊस को और कोहिनूर हीरो को लेकर गया था।
उत्तरकालीन मुगल कालीन शासकों का जो है आपका ये सीट है, इसको देख लीजिएगा। इसमें इसको आप क्रम से, केवल क्रम लगाने के लिए देता है कि बहादुर शाह पहले बैठा गद्दी पर, बहादुर शाह बैठा, बहादुर शाह के बाद कौन बैठा, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। इनका क्रम लगाने के लिए आता है। डेट से आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में था। यह अंग्रेजों, इसी के समय अंग्रेजों ने क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें क्या हुआ, मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, 8 बार। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। हाँ, यहां इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का यानी मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बहादुर शाह जफर ने लाल किला में स्थित हीरा महल बनवाया था। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय जो था 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसे पकड़ लिया गया। इसके 2 पोते सहित इसके पुत्र को गोली मार दी गई और इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। आइए आपसे अगर पूछे कि बहादुर शाह जफर के समय प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है, आपसे पूछे तो बताइएगा। चलिए दोस्तों आते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। ध्यान दीजिए, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का मैं एक ट्रिक लिखवाया हूं, है ना। ट्रिक क्या है, PEDED, है ना। तो आप लोग जब पिछले वाला जाके थोड़ा सा इसका जो है वीडियो ट्रिक वाला देख लीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और यहां उस समय यहां का शासक जैकोब जमोरिन था और यह एक गुजराती पद प्रदर्शक अब्दुल हमीद की मदद से कहां पहुंचा था, अब्दुल मनीद की मदद से भारत पहुंचा था। आपको बता दें, वास्को डिगामा भारत कुल 3 बार आया और तीसरी बार यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो यहां से 1 रुपये का मसाला खरीद के जो ले गया, उसको वो ले जाके यूरोप में कितने रुपए में बेचा, 60 रुपए में। कहने का मतलब जो मसाले वो यहां से खरीदे उसको यूरोप में ले जाकर 60 गुना नफा यानी मुनाफा फायदे में बेचा था। ठीक, अब देखते हैं 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय बना। फ्रांसिसियो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कारण क्या था कि इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, कोचीन में खोली थी। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। डचों ने अपनी पहली बस्ती, डचों से पहले कौन आया था, हाउटमैन आया था 1596 में भारत के पूर्वी सुमात्रा पर यह पहुंचा था। दोस्तों कंपनियों के आने का क्रम, मैंने बताया कि कंपनियों के आने का क्रम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, क्रम यही है, हमने बताया था PEDDES। ठीक है ना। तो P से क्या है आपका पुर्तगाली, E से क्या है अंग्रेज, D से डच, D से डेनिश, E से सॉरी यहाँ पे F होगा, F से क्या होगा फ्रांसीसी और S से स्वीडिश। ये आपके ध्यान रखिएगा, कंपनी ये स्थापित करने का जो उनका क्या है क्रम है, आने का क्रम है, स्थापना वर्ष नहीं है, भारत आने का क्रम है, ये भारत आने का क्रम है।
अगर कंपनियों की बात की जाए, कंपनी स्थापित करने में कौन थे, तो एक मिनट 1600, हाँ ठीक है, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, सही है ये ध्यान रखिएगा, यह स्थापना वर्ष ही है इसमें ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोली थी और दूसरी पुलिकट में, दूसरी फैक्ट्री कहां खोली, पुलिकट में। डचों ने एक सिक्का चलाया जिसे पैगोडा कहा गया, क्या कहा गया, पैगोडा कहा गया। डचों ने ही भारत में सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी रखे, ध्यान रखिएगा, डचों ने ही सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों ने अंतिम रूप से 1759 को अंग्रेजों और डचों के मध्य जो बेदरा का युद्ध हुआ, पूछ लेता है कि किस युद्ध के बाद डच जो है भारत में अंग्रेजों से पराजित होकर वापस चले गए, तो वेदरा का युद्ध में 1759 में डच जो है भारत छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह एक केवल मात्र व्यापारिक कंपनी थी और उसमें कुल साझीदार 217 थे। इसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में क्या लेके आया था, पत्र लेकर आया था। उसमें भारत का बादशाह 1609 में जहांगीर था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज की अगर हम बात करें तो जहाज रेड ड्रैगन था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां खोली थी, सूरत में खोली थी। ठीक, आगे देखते हैं इसमें, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा और यह 1619 तक रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए क्या किया था, व्यापारिक छूट पाने में सफलता प्राप्त करी थी। अब बात करते हैं कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा नामक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। तो ध्यान रखिएगा, कितने में दिया था इन्होंने, 500 पैगोडा में गोलकुंडा के शासक ने फरमान दे दिया भैया कि अब जाके स्वतंत्र रूप से व्यापार करिए। 1639 में फ्रांसीसी डे, अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहीं पर एक किलेबंदी कोठी का निर्माण किया। कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना था। दोस्तों चलिए आइए आगे देखते हैं। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, इनका पूरा नाम है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे दिया। जब बंबई चार्ल्स द्वितीय को मिला तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। ठीक, 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय को सूरत से हटाकर कहां बना लिया, बंबई बना लिया। ठीक है सॉरी। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 तक सूरत एवं बंबई का प्रेसिडेंट बना। इसी ने क्या किया था, बंबई शहर की स्थापना कराई थी। आगे देखते हैं, बंगाल के शासक शाह शुजा, पूछा जाता है कि किस बंगाल के शासक ने अंग्रेजों को व्यापारिक अनुमति की छूट दी थी। तो अगर भारत में पूछा जाए तो सबसे पहले जहांगीर ने दिया, फिर शाहजहां ने दिया। अगर बंगाल से पूछा जाए किसने दिया, तो शाह शुजा ने यह अनुमति दी थी, शाह शुजा ने अनुमति दी थी। ध्यान दीजिए, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव
सुतानाप्ती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर कर प्राप्त की और यहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यही फोर्ट विलियम जो था, चार्ल्स आयर प्रथम इसके प्रेसिडेंट हुए और आगे चलकर यह कोलकाता नगर बन गया। और जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नॉक। अगर आपसे पूछे कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो जॉर्ज चार्नॉक ने की। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री या कोठी कहां पे थी? तो फ्रैंको कैरो ने इसको कहां स्थापित किया? सूरत में 1668 में। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वॉलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया था। कालांतर में यही पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इन तीनों युद्धों में बस 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हो गया? तो एसला सेपल की संधि से समाप्त हो गया। तीनों संधियों में, तीनों जो युद्ध थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन दोनों में तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध के कारण थे। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसका कारण भारतीय उत्तराधिकार था। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज नहीं अपितु भारतीय उत्तराधिकार या भारतीय कारण से कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? यह पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है, ये सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 7 वर्षों तक ये युद्ध चला यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जो पेरिस की संधि के समाप्त होने पर भारत में भी यह युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु पर कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की निर्णायक लड़ाई हुई और इस निर्णायक बांडीवास के 1760 के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई और इसी के बाद फ्रांसीसियों की शक्ति भारत में लगभग छिन्न भिन्न हो गई और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से क्या किया था? छीन लिया था। अब बात करते हैं कि 1763 में जो पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 ईस्वी तक यह फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी के कब्जे में तो रहा कि फ्रांसीसियों की शक्ति लगभग बांडीवास के युद्ध से कम हो गई, काफी ज्यादा। अब देखते हैं स्वतंत्र राज्य बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे होता है। आइए देख लेते हैं भाई। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला जो बंगाल था, ये काफी संपन्न था और यहाँ का स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां था। लेकिन यह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व यानी कर देता था। ध्यान दीजिएगा, कर देता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई, जो कि ये कहां पड़ता है? भागीरथी नदी के तट पर यह पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किसने की, तो मुर्शीद कुली खां ने की। इसने कृषकों को तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज यानी खेती करने के लिए कर्ज देने वाला बंगाल का शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां था। इसका उत्तराधिकारी और दामाद सुजाउद्दीन इसके गद्दी पर इसके बाद बैठता है। आपको बता दें कि मुर्शीद कुली खां के बाद अगर कोई ताकतवर या कोई अच्छा शासक बंगाल की गद्दी पर फिर बैठा था तो अलवर्दी खां बैठा था। इनका बंगाल के नवाबों का एक क्रम है, देख लीजिए। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला। ये ध्यान रखिएगा, इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। मीर जाफर के समय कौन सा युद्ध होता है भाई? मीर जाफर 2 बार गद्दी पर बैठा। जब यहां गद्दी पर बैठा तो बक्सर का युद्ध हुआ। पूछा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो मीर जाफर था। फिर निजामुद्दौला है, ठीक है। निजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला के बाद मुबारक उद्दौला है। चलिए आइए देखते हैं कि बिहार को इसने कैसे मिला लिया। तो 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां ने
बंगाल को जीत लिया और बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया। ठीक, इसी के समय में भारत काफी समृद्धशाली हो गया और भारत में बंगाल को भारत का क्या कहा जाने लगा, स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक, इसका उत्तराधिकारी इसके दामाद सिराजुद्दौला हुआ, जो आगे चल के हुआ। ठीक, 20 जून 1756 को काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना घटी, नामक घटना घटी थी। इसके रचयिता जेड हॉलवेल हैं। ब्लैक होल घटना को जेड हॉलवेल ने बताया और हॉलवेल का कहना था कि मैं खुद उस काल कोठरी में था। ठीक, काल कोठरी की लंबाई बताई जाती है कि 20 × 18 फीट के नियर अबाउट थे, बहुत कम है ना। और 20 जून की रात्रि को 146 अंग्रेजों को उस कोठरी में बंद करा दिया। किसने बंद करा दिया, सिराजुद्दौला ने बंद करा दिया, जिसमें से 23 व्यक्ति ही जीवित बच पाए थे। ठीक, अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो डेट याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ। उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के था। ठीक, हुआ क्या कि इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने क्या किया, जीत लिया और मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया, वहां का नवाब बना दिया बंगाल का। प्लासी की लड़ाई में 2 ही लोग थे जो ईमानदारी से लड़े, मोहनलाल और मीर मदान। और मीर मदान जो है लड़ते हुए मैदान में ही मारा गया। प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के किनारे पे था। जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो यह अब अंग्रेजों का कठपुतली हो गया और लास्ट में जाते हैं 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर या मुगदलपुर स्थानांतरित करी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बंगाल के राजधानियों का क्रम है, सबसे पहले ढाका राजधानी थी, फिर मुर्शिदाबाद हुई और फिर मीर कासिम ने कहा किया, मुंगेर इसको राजधानी बनाया। ठीक, अब देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, और इसमें 3 शक्तियां सम्मिलित हुई, अवध के नवाब, अवध का नवाब कौन था, अवध का नवाब सिजाउद्दौला या सुजाउद्दौला भी कहते हैं उसी को, सिजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अंग्रेज इसमें क्या हो गए, विजयी हो गए और अंग्रेजों का बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या थे, ध्यान रखिए 1761, ध्यान रखिएगा 4 मैसूर युद्ध हुए और चारों मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग इसमें शॉर्टली देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ये वाडियार वंश के शासक की हत्या कर गद्दी पर आसीन हो गया था। ठीक, प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोब जमोरिन का यह सदस्य भी बना और यह फ्रांसीसियों से मित्रता की। ठीक है, यह फ्रांसीसियों से भी मित्रता करी थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी को हो गई। इसे शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हमने बताया था कि आरकूट और फ्रांसीसी सेनापति लाली के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आइए मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध कैसे समाप्त हुआ, मद्रास की संधि के साथ प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से और तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें
टीपू की मृत्यु हो गई तो यहाँ कोई संधि होने का सवाल ही नहीं उठता। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बच्चे को, बालक को गद्दी पर बैठा के सत्ता अपने हाथ में ले ली। आइए सिखों और अंग्रेजों के बारे में जब देखें तो सिखों और अंग्रेजों की बात जब हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। ठीक है, गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये ध्यान रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, काफी अच्छा दिन माना जाता है। आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास इनको हुआ था। गुरु नानक ने लंगर मतलब निःशुल्क भोजन की शुरुआत करी थी और अनेक स्थानों पर धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो जाती है। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे सिखों के। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। ठीक है, इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। और गुरु अंगद की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ शुरू किया। और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। जैसे हिंदुओं से अलग पद्धति लवन को, वैवाहिक पद्धति लवन को प्रचलित किया। और इतना ही नहीं, गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर अकबर से गुरु की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने कई गांव दान में दे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के प्रति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय, पूछा जाता है कि गुरु किसने अमृतसर जलाशय का निर्माण करवाया, जो इसी में अमृतसर नगर की भी स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंपा। इस प्रकार गुरु पद पैतृक बन गया। गुरु रामदास ने अपने पुत्र को पद सौंप दिया। इसी कारण से सिख संप्रदाय के जो पद थे गुरु पद, वो पैतृक हो गए। किससे पैतृक हो गए? गुरु अर्जुन देव से। गुरु अर्जुन देव से। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु हुए और इन्होंने क्या किया? गुरु आदि ग्रंथ साहब की रचना करी। गुरु नानक की प्रेरणा से और प्रार्थनाओं की संगति गीत और संकलन किया। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, पूछ दे कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके किसके कथन या रचना या कविताएं मिलती हैं, कहे गए कथन मिलते हैं, तो कबीरदास, नामदेव और रैदास। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, ये गुरु अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति थे जिनको खुर्रम की सहायता करने के कारण, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनकी क्या करवा दी थी? मृत्यु करवा दी थी। सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद से थे। इन्होंने क्या किया? सैन्य संगठन किया और अकाल तख्त का निर्माण किया था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी शुरू की। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपाद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर काफी प्रसिद्ध थे। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारे के निकट क्या किया था? मरवा दिया था। सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो पूछ लेगा किस सिख धर्म के गुरु का जन्म पटना में हुआ, तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था।
इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा और सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ठीक है, और इन्होंने अपने अंत के नाम में सिंह शब्द जोड़ने के लिए भी कहा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पवता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा भी लिखे थे। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने इन दोनों बच्चों को क्या किया था? दीवार में चिनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी में पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही करी थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरुओं का अब क्या करेगी? कार्य करेगी। और इसी के बाद गुरु पद भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। कि ये जो इनकी वाणी है, गुरुओं द्वारा कहे गए कथन वचन है, यही क्या होंगे? सिख धर्म की वाणी को ही सब कुछ किया जाएगा, माना जाएगा। 1708 में नांदेड़ में इनका क्या हो गया? इनकी हत्या कर दी, गुल खां नामक पठान ने कर दी। आइए देखते हैं, सिखों में एक और बहादुर थे जिसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जन्म पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। बंदा का उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करने का, इसलिए इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। किसको राजधानी? बंदा बहादुर ने किसको राजधानी बनाया था? बंदा बहादुर ने लौहगढ़ को। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट पर उतार दिया था। फर्रुखसियर ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, आइए, कारण क्या था कि सहदरा कल्लीगढ़ी के नाम से विख्यात बंदा ने 1000 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिखों के कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो जाता है। दल खालसा को जस्सा सिंह अहवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इन 12 दलों को क्या कहा जाता है? मिसल। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। अब देखे हैं राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म गुंजरवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। रणजीत सिंह के बारे में बहुत नहीं जानना है, बस ये जानिएगा ये किस मिसल से थे? सुखचारिया मिसल से थे। और रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुई थी। रणजीत सिंह का राज्य जो है 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ठीक, और रणजीत सिंह के बारे में बहुत ज्यादा न जानने की कोशिश करिएगा। रणजीत सिंह के बारे में बस ये जानिए कि इनके जो मंत्री थे वो फकीर अजाउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीना नाथ। इनका मंत्री जो था फकीर अजाउद्दीन था। 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 में और 45-46 में और द्वितीय आंग्ल सिख 1849 में हुआ। और इस समय दिलीप सिंह सिखों का अंतिम राजा हुआ। इसको इंग्लैंड भेज दिया गया। इसने क्या किया था? इसने ईसाई धर्म को अपना लिया था और वहीं पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, दिलीप सिंह। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य जो संधि हुई, संधि को ध्यान रखिएगा। लाहौर की संधि 1846, भैरवाल की संधि 1846 दिसंबर में हुई। इसी संधि के तहत राजा दलीप सिंह को संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। ठीक, महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुर भेज दिया गया। किसको? उनकी माता महारानी जिंदा कौर को। ठीक,
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियान वाला सिख में हुआ। इसमें सिखों का नेता शेर सिंह था और अंग्रेजों का कमांडर कौन था? गफ था। ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय सिख युद्ध के समय अंग्रेजों का कमांडर गफ था और सिखों का नेता शेर सिंह था। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ और 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। इस युद्ध में सिख बुरी तरह क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 को संपूर्ण सिख साम्राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। पूछा जाता है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने सिखों का अंतिम रूप से विलय किया? ठीक, महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भी यहीं से भेज दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। आगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कंपनी के अधीन गवर्नर अलग थे और गवर्नर जनरल अलग थे। गवर्नर जनरल अलग थे। तो हम लोग अभी बंगाल के केवल गवर्नर पढ़ेंगे, जनरल नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 रहा, फिर ये 1765 से 67, ये 2 कार्यकाल के लिए बंगाल का क्या बना था? नवाब बना था। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा। ठीक, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, एक मुगल सम्राट से, एक आपका अवध के नवाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को किया। ये ध्यान रखिएगा। अन्य गवर्नर कौन थे? वेरलस्ट थे और कर्टियर थे और वारेन हेस्टिंग ने ही द्वैध शासन को समाप्त किया था। चलिए अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की बात करें तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो थे, रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया और कहा गया कि अब जो बंगाल के गवर्नर हैं वो गवर्नर जनरल कहलाएंगे। इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया 5 वर्षों के लिए। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को ही बंगाल के अधीन रखा गया। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1774 से 1885 ईस्वी तक रहा। वारेन हेस्टिंग कलर के रूप में आया था और धीरे धीरे यह अपनी शक्ति और अपनी कार्य क्षमता के आधार पर यह बंगाल का क्या बन बैठा? गवर्नर जनरल बन बैठा। आइए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखें तो इसने क्या किया कि कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इसने 1772 में एक फौजदारी एक दीवानी अदालत की क्या करी? स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षण होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता की जाती थी। ठीक, दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती, हिंदुओं है ना, एक मुफ्ती और एक काजी की नियुक्ति होती। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ध्यान रखिएगा आपको कि दीवानी मुकदमों में जाति कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुसलमानी कानून लागू किया गया था। 1772 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दैध प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था उत्तर संभालने के आदेश दिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के समय में क्या हुआ था कि मनुस्मृति 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था और 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा की विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था
और 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूछा जाता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, तो विलियम विल्किंस ने किया। इसी के समय विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक, नेक्स्ट 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने ही मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना बंद किया और 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 का कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें मुकदमा नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें फांसी दिलवा दिया। हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हुआ और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत वारेन हेस्टिंग के समय हुआ। इसी समय वारेन हेस्टिंग के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की और इस पर बैठने वाला और इस पहला व्यक्ति कौन था, दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज बल्लभ था। यानी राजा राज बल्लभ को राय रायन की उपाधि दिया हेस्टिंग ने। ठीक, और पीस इंडिया 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड पहुंचा 1785 में तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन 1795 में उसके ऊपर से महाभियोग को हटा दिया गया कि इसने जो भी काम किया वह किसी रूप में किया, अंग्रेजी साम्राज्य के हितों के लिए किया था। ठीक, आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के लिए रिंग फेंस पॉलिसी के लिए यह जाना जाता है। अगले थे इसमें सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन मैकफर्सन, ये अस्थायी जनरल नियुक्त थे, इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको देखना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु जो है वो यूपी के गाजीपुर में होती है और यहीं पर इसका मकबरा बना दिया जाता है गाजीपुर में। ठीक, इसके समस्त अधिकार कलेक्ट्रेट के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। क्या क्या आधारित थी भाई, आइए इसको देखना जरूरी है। इसने क्या किया कि एक विनिमय द्वारा कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, यह केवल एक संग्राहक होगा, अभिकर्ता बना दिया गया, शक्तियां छीन ली गई। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। इसी ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा इंचार्ज बनाया। अगर पूछे कि दरोगा इंचार्ज की नियुक्ति किसने किया, तो दरोगा इंचार्ज की नियुक्ति कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस ने किया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा, मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ज्यादा ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिए। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति इसी के समय लागू हुई जो राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना होता था।
अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शेर ने बनाई थी, जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त लागू कहां कहां हुई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं था, ध्यान रखिएगा, ये बनारस में था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। भू राजस्व वसूल के अन्य दो थे, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। आइए रैयतवाड़ी को समझते हैं। रैयतवाड़ी किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था। यह ब्रिटिश भारत का 51% इसमें आ जाता था, यानी पूरे भारत का जो क्षेत्र था, जो ब्रिटिशर्स के यानी कि अंग्रेजों के हाथों में था, उसके 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामुंडा जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में समुचित रूप से इसको यानी सुचारू रूप से लागू करने का श्रेय मुनरो को जाता है। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में भी लागू कर दी गई और 1858 में संपूर्ण दक्कन में भी रैयतवाड़ी को लागू कर दिया गया। इसकी क्या क्या विशेषता थी देखिए, कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद उसकी पुनरीक्षा या पुनर्समीक्षा की जाती थी। राजस्व के रूप में किसानों को 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना था, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों या मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूल करने के लिए दे दिया। 1922 में यह व्यवस्था प्रारंभ की। यह व्यवस्था गंगा घाटी, आधुनिक पश्चिम गंगा घाटी के क्षेत्र में यानी आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा संपूर्ण पंजाब में लागू किया गया। कौन? महलवाड़ी। कहां कहां? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब में लागू किया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता मैकेंजी को माना जाता है, मैकेंजी को, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1883 ईस्वी में मार्टिन बर्ट एवं जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसको घटाकर 1/2 यानी 50% कर दिया गया। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। भू राजस्व संग्रह की विधियां क्या थी? क्षेत्रफल, जमींदारी और क्षेत्रफल। ठीक है। रैयतवाड़ी की बात करें तो 51% लिया जाता था, महलवाड़ी 30%। इसमें जमींदार होते थे या किसान और मुखिया या लंबरदार। ध्यान रखिएगा, जमींदारी व्यवस्था कितने क्षेत्रों में थी? 19% क्षेत्रों में थी। रैयतवाड़ी 51 और महलवाड़ी 30 में थी। इसी को आपको समझ लेना, बाकी चीजें आप भूल जाएंगे तो भी चलेगा। जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू की और किसने समय में रही? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन शोर, है ना। और इसको रीड एवं टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी और महलवाड़ी किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। सर जॉन शोर बहुत खास नहीं था, यह हस्तक्षेप की नीति अपने। लॉर्ड वेलेस्ली का नाम जब भी लिया जाता है, सहायक संधि आपके दिमाग में शुरू हो जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली से पूर्व भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसने शुरू किया, तो आप ध्यान रखिएगा, तब आपका उत्तर होगा डुप्ले होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूछे कि किस अंग्रेज ने सबसे पहले सहायक संधि को लागू किया, तब आपका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली।
ठीक, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1798 में हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर और 1799 में अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे? जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यह ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सहायक संधि स्वीकार न करने वाला शासक कौन था? इंदौर के होलकर थे। टीपू सुल्तान ने भी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में क्या हो गया? मारा गया। ठीक है, इसी के समय 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों की प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए यह चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हॉलेबेरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक, यह स्वयं को लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शीघ्र ही शुरू हुआ, लेकिन उसकी क्या हो गई? हमने बताया कि गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज वार्लो के समय 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, इसी के समय अमृतसर की संधि हुई। इसकी मध्यस्थता किसने की? चार्ल्स मेटकॉफ। और लॉर्ड मिंटो के समय ही चार्टर एक्ट 1813 लागू हुआ। ठीक, अब देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रथम जो होता था वो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसी नेपाल के समय अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोला की क्या हो गई? संधि हो गई। इसी के समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में कौन थे? वासिल थे, वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। ठीक है, मराठों की शक्ति को इसी के समय दबा दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य नियम समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन का नियम लॉर्ड हेस्टिंग ने बनाया। इसी के समय 1882 में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू होता है। आगे देखते हैं लॉर्ड एम्सहर्स्ट। लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि होती है और 1857 के पहले भी एक विद्रोह बैरकपुर में सैनिकों में हुआ था। वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में हुआ था। आइए आगे देखते हैं विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग यह मद्रास का गवर्नर था शुरुआत में। बाद में 1806 में इसने क्या किया? माथे पर जाति चिन्ह न लगाने, कानों में बाली न पहनने देने के कारण वेल्लोर के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और इसी के समय एक चार्टर एक्ट जारी हुआ जिसके तहत अब भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय ने बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनवाया और इस कानून धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंग के समय में कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया और देवी काली की पूजा, ठगी जो देने वाले व्यक्ति होते थे, जो ठगी वाले ठगहारे होते थे, वो काली देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या करी थी? स्थापना की थी। इसी के समय मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को
भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने की बात करी गई थी। 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कोचर को क्या कर लिया गया, बेंटिंग के समय में ही हड़प लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 1833, ये भी कुछ नहीं खास नहीं इसमें, ये देखिए इसने शिशु बालिका की हत्या पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। चार्ल्स मैटकॉफ किस लिए प्रसिद्ध हैं, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ प्रसिद्ध हैं। लॉर्ड आइकलैंड के समय क्या हुई थी महत्वपूर्ण घटना, प्रथम अफगान युद्ध, ध्यान रखिएगा 1839 से 1842 लॉर्ड आइकलैंड के समय में हुआ। इसी के समय 1839 में कलकत्ता से दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई थी। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली। अब बात करते हैं एलन बोरो की। एलन बोरो के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है और यह क्या था, इसी के बारे में कहा गया कि सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से मिला लिया गया, जिसके विषय में नेपियर ने कहा वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन 1873 के एक्ट 5 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, एलन बोरो के समय में। रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई, तो लॉर्ड एलन बोरो के समय में हुई थी। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग एक अलग हैं और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये अलग हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अलग है, जिसके समय जॉर्ज पंचम और राजकुमारी मैरी भारत की यात्रा पर आए थे, वो अलग हैं। ठीक है, हार्डिंग के समय में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1886 में, अंग्रेज विजय हुए। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति शुरू किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय भी मार्च 1849 में कर दिया गया। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। किसके समय में भेजा गया, लॉर्ड डलहौजी। कहां से, सिखों के युद्ध में पंजाब से लेकर दे दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध, ठीक, ये अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, यह भी अनिर्णित रहा। तीसरा युद्ध जो गुजरात के चिनाव पे हुआ, इस समय क्या हुए, पंजाबी यानी सिख बुरी तरह पराजित हुए और यहीं पर अंग्रेजों ने इसको मिला लिया। अगर बात करते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की, तो 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में इसको अधिकार कर लिया। यह पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी ने कहां पर डॉक्टरों पर अभद्रता या दुर्व्यवहार करने पर उस राज्य को मिला लिया, तो सिक्किम को। 1852 में इसी के समय एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था कि ऐसे कौन कौन सी भूमि है जिसकी जागीरें हमें नहीं मिलती है या वहां से पैसा हमें नहीं मिलता है। इसने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत को शुरू किया। इसने कहा कि जिस साम्राज्य के वंश नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के तहत प्रथम राज्य कौन सा मिलाया गया, तो 1848 में सतारा, जयपुर यानी बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा को। तो सतारा, जयपुर और संभलपुर को मिला लिया गया। 1849 में बघाट को, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और 1850 में उदयपुर को, ये उदयपुर वो उदयपुर वाला नहीं, ये उदयपुर है मध्य प्रदेश। और 1852 ईस्वी में 1849 को संबलपुर उड़ीसा को मिला लिया गया था, यहाँ है। और बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में
और नागपुर को 1854 में। ठीक, सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, अवध में था कि 1856 में अवध को उस समय यह कहकर हटा दिया गया कि अवध की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है और वहां के नवाब वाजिद अली शाह से अवध को राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक, जबकि अवध पहले से ही सहायक संधि को स्वीकार किया था। अवध राज्य की स्थापना सादत अली खान ने किया था। ठीक, 1856 में इसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से उठाकर कहां कर दिया, मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय डलहौजी ने कहां बनाया, शिमला में। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया और इसी के अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, नगरों में सरकारी कॉलेज हुआ और जो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसने 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई, जिसको कि एक क्रांतिकारी युग कहा गया, क्रांतिकारी कार्य कहा गया। 1854 में इसने नया पोस्ट ऑफिस 1854 में इसने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, जिसमें पहली बार टिकटों का क्या किया गया, प्रचलन किया गया। इसने भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना करी थी, साथ ही साथ इसने लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। इसी के समय कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की और इसी को श्रेय जाता है कि इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी संचालक मंडल से कंपनी की प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। ठीक है, और अब क्या किया गया कि प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 23 कर दी गई। आपको बता दें, सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम भारतीय सेलेक्ट होने वाले व्यक्ति 1863 में कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, आइए डलहौजी की बात देखते हैं हम लोग। डलहौजी ने नरवली प्रथा को भी रोका था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये भी। और सिविल 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाने लगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1922 में, ठीक, ये बाद में चलकर हुआ, डलहौजी के समय में नहीं हुआ, लेकिन इसको नोट के रूप में ध्यान रखिएगा, ये नोट के रूप में है आपका। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम वायसराय था, क्योंकि इसी के समय 1857 की क्रांति हुई। 1857 की जब क्रांति हुई, अंग्रेजों ने जब दबा दिया, तो आपको बता दें मिंटो पार्क इलाहाबाद में इन्होंने महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़कर सुनाया और वहीं पर भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। ठीक है, इसी के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त किया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। नहीं दोस्तों, 1866 में आगरा में हुई और ये 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो पाया था। पहली कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद भी चल रहा है। अगर आपसे पूछे कि महालेखक परीक्षक पद का सृजन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय में हुआ, तो 1856 के समय में हुआ था। ठीक है, ठीक, चलिए
आगे देखते हैं। 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स राजविलय नीति को 1858 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो लागू की गई। ठीक, अब देखते हैं लॉर्ड एलिंगन, है ना, एलिंगन। इसी के समय बहावी आंदोलन हुआ और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन हुआ था। लॉर्ड लॉरेंस के समय ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के समय उड़ीसा में भयंकर अकाल और बुंदेलखंड और राजपूताना में भी भीषण अकाल पड़ा था और इसने एक अकाल आयोग का गठन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया था। ध्यान दीजिएगा 1865 ईस्वी में इसके द्वारा ही भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में करी। इसने कृषि विभाग की स्थापना की। शेर अफगान अली अफरीदी के द्वारा इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एकमात्र अंग्रेज वायसराय या गवर्नर कह सकते हैं जिसकी हत्या उसके पद पर रहते हुए हो गई। इसने पहली बार जनगणना भी शुरू कराया। ठीक, अब आगे देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। लॉर्ड नॉर्थब्रुक समय क्या हो गया, हाँ दोस्तों ज्यादा नहीं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसके संबंध में इसके समय में बंगाल में क्या हुआ, भयानक अकाल पड़ा। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ अकाल पड़ा, बंगाल में। चलिए, बड़ौदा के महाराव गायकराव होलकर के भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर इसे मद्रास भेज दिया गया। नॉर्थब्रुक की यह घोषणा थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है और अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। इसी के समय कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। इसी के समय स्वेज नहर खोले जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लॉर्ड लिटन के बारे में आपको जान लें कि इसे ओवन मेडिरिथ के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा उपन्यासकार, निबंधकार, साहित्यकार था। तो इसके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी के समय बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य आदि प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा और इसी के समय लिटन के नेतृत्व में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। पूछा जाता है किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और इसके समय में दिल्ली का दरबार आयोजन किया गया था और दूसरा दिल्ली दरबार आयोजन 1911 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा। लिटन को भारतीय समाचार अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर लिटन ने क्या किया, कठोर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, का समर्थन किसने किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन पायनियर अखबार ने किया था। इसी के समय भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया और इसी समय सिविल सेवा के उम्र 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, लॉर्ड लिटन के समय 19 वर्ष कर दिया गया। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आयु 28 वर्ष जो निर्धारित की गई थी वह 1859 में वह सीमा घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको 21 वर्ष कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी।
तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगले वीडियो में हम पूरा आधुनिक भारत हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।